हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों मध्यकालीन भारत। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा कि हम दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके की सीरीज चला रहे हैं। और सबसे पहले जो हमने चैप्टर उठाया दोस्तों, तो हम कवर कर रहे हैं इतिहास को। हम किसे कवर कर रहे हैं दोस्तों? हम देख रहे हैं इतिहास को। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही सिलेबस में बता दिया था कि हम इतिहास को 3 पार्टों में कवर करने वाले हैं दोस्तों। जिसमें सबसे पहले हमने देखा प्राचीन भारत के इतिहास को। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों प्राचीन भारत। और आज से दोस्तों हमारा ये मध्यकालीन भारत का पहला वीडियो होगा दोस्तों। इसे भी हम 4 से 5 वीडियो में मध्यकालीन भारत को कवर करने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आधुनिक भारत। उसके बाद क्या देखेंगे दोस्तों? आधुनिक भारत। तो जिस किसी ने दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के पांचों वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो वो मेरे चैनल के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में आपको वहाँ सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाकर प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा कवर कर सकते हैं दोस्तों। उसे दोस्तों मैंने प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वो सारे मैंने उन 5 वीडियो में कवर करा दिया है। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत। और उसमें देखेंगे दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत से भी दोस्तों हम सबसे पहले उठाएंगे किसे? गुलाम वंश को। दोस्तों हम किसे उठाएंगे दोस्तों? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों, वो मैं आज आपको इस एक छोटी सी वीडियो में कराने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बिना स्किप करे आपको अंत तक बने रहना है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो हम सीरीज चला रहे हैं दोस्तों वो आप तक पहुंचे। तो आइए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये सेशन। आपका पहला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत। और उसमें देखने वाले हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश। तो दोस्तों गुलाम वंश देखने से पहले हम 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, उन क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाता है मध्यकालीन भारत से, वो है दोस्तों आपके लिए, भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया? तो दोस्तों ये बहुत ही बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत पर सबसे पहले किन ने आक्रमण किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने? अरबों ने। किसने दोस्तों? अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत पर सबसे पहले जब अरबों ने आक्रमण किया दोस्तों, तो वो किसके नेतृत्व में किया था? तो दोस्तों हाँ, आंसर हो जाएगा आपका क्या? मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाता है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दोस्तों भारत पर सबसे सफल पहला आक्रमण करने वाले जो थे दोस्तों, वो अरब थे। और इन्होंने दोस्तों 712 ईस्वी में, कब दोस्तों? 712 ईस्वी में दोस्तों क्या करा था? सिंध पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। क्या की थी? सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इससे जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो ये बन जाता है दोस्तों कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दोस्तों अरबों ने सबसे पहले 712 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया दोस्तों? सिंध में। और वहां पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो ये पूछा जाता है कि जब अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, तो उस टाइम सिंध पर किसका शासन था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उस टाइम सिंध पर शासन था किसका? दाहिर का। किसका था दोस्तों? दाहिर का। तो दोस्तों जब भारत पर आक्रमण हो रहे थे, तो पूछा जाता है कि जो आक्रमणकारी थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था दोस्तों कि वो धन और दौलत को लूटना ही उनका क्या था दोस्तों? मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों गजनी साम्राज्य की जो स्थापना हो जाती है, वो करते हैं दोस्तों हमारे कौन? अलप्तगीन। कौन करते हैं दोस्तों? अलप्तगीन, जो एक क्या थे? तुर्क सरदार थे। जो एक क्या थे दोस्तों? तुर्क। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा अरबों ने आक्रमण किया, उसके बाद दोस्तों कौन आ गए? तुर्क। तो तुर्क दोस्तों गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलप्तगीन ने। और जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? जिसकी राजधानी थी गजनी। जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? गजनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। जब प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ दोस्तों, उस समय पंजाब में शाही वंश का शासक था। तो एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि जब तुर्क पर आक्रमण हुआ, तो जब तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासक था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शाही वंश चल रहा था उस समय। और उस टाइम शासक था कौन? आपका जयपाल। कौन था दोस्तों? जयपाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है दोस्तों। 17 बार आक्रमण किया है दोस्तों। अगर हम बात करें महमूद गजनी, तो गजनी जो हो जाता है दोस्तों, महमूद गजनी का जो पहला आक्रमण हो जाता है दोस्तों, वो भारत पर प्रथम आक्रमण उसने किया था दोस्तों 1000 ईसा। कब दोस्तों? 1000
1000 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण किया था दोस्तों, ये आपका हो जाता है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों महमूद गजनी का वो हो जाता है 1025 ईस्वी में दोस्तों, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है दोस्तों, वह आक्रमण सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण हो जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1025 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? क्या है दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक था दोस्तों जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, वो था आपका महमूद गजनी। और महमूद गजनी में दोस्तों मैंने आपको बताया भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए। जो पहला आक्रमण था दोस्तों वो था 1000 में, और सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण जो था दोस्तों वो 1025 में, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था दोस्तों। और महमूद गजनी की मृत्यु जो हो जाती है वो 1030 में क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनी की मृत्यु कब हो जाती है दोस्तों, 1030 में। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपके तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में। अगर हम बात करें तराइन का प्रथम युद्ध, वो दोस्तों 1191, और जस्ट उसके एक साल बाद दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया था 1192 में। और दोनों युद्ध दोस्तों किसके बीच लड़े गए? गौरी और पृथ्वीराज चौहान, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोनों युद्ध लड़े गए। तो 1191 में जो प्रथम युद्ध होता है दोस्तों, उसमें पृथ्वीराज चौहान जी की विजय हो जाती है। और 1192 में जो द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों, उस टाइम मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले उठा रहे हैं किसको, दिल्ली सल्तनत को। और दिल्ली सल्तनत में आज हम देखने वाले हैं दोस्तों गुलाम वंश। तो आपसे दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। गुलाम वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन बन जाता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाते हैं दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात करें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो यह क्या था, मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने क्या करा, 1192 में क्या करता है दोस्तों, 1192 द्वितीय युद्ध होता है तराइन का, और उसमें गौरी की विजय हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? गौरी की विजय हो जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी एक और युद्ध लड़ता है दोस्तों, वो हो जाता है कौन सा? चंदावर का युद्ध। कौन सा दोस्तों? चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध जो होता है दोस्तों वो होता है 1194 ईस्वी में दोस्तों। और इसमें यह किसको हरा देता है दोस्तों? जयचंद को। किसको हराता है? जयचंद को। और 1194 में जब यह चंदावर का युद्ध जीत जाता है दोस्तों, 1194 में जयचंद को हराकर, तो यह अपने साम्राज्य दोस्तों वापस लौट जाता है, अपने साम्राज्य वापस लौट जाता है दोस्तों। और अपने जो गुलाम होता है दोस्तों, अपना जो स्लेव होता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, वह दिल्ली में छोड़कर चला जाता है दोस्तों। और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की क्या करता है दोस्तों? स्थापना करता है। अगर हम बात करें दोस्तों गुलाम वंश की, तो यह स्थापना कब होती है दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है गुलाम वंश की स्थापना, तो ये हो जाती है दोस्तों 1206। कब? 1206। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों अगर हम बात करें लाख बख्श की, तो लाख बख्श की उपाधि धारण करने वाला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब होता है दोस्तों लाखों का दान करने वाला। क्या दोस्तों? लाखों का दान करने वाला। अगर बात करें दोस्तों कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार की जो नींव थी दोस्तों वो भी किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए ऐबक ने किस सेनापति को भेजा था? या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? तो दोनों प्रश्न एक ही हो जाते हैं दोस्तों, और आपका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बख्तियार खिलजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो जाती है? तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों 1210 ईस्वी में क्या होता है? 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक साहब क्या करते हैं, आपके चौगान खेलते हैं दोस्तों, और यह घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1206 में ये क्या करते हैं दोस्तों? गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, और 1210 में यह मर जाते हैं। और इनके मुख्य कार्य क्या जाते हैं दोस्तों? कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण कराया। अगर हम बात करें कुवत उल इस्लाम मस्जिद का भी ये क्या करते दोस्तों? निर्माण करवाते हैं। और 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण कौन कराते दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम बात करें तो इन्हें लाख बख्श की उपाधि भी दी गई। क्या दी गई दोस्तों? लाख बख्श की उपाधि। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चांदी का टका एवं तांबा का जीतल नामक सिक्के किस शासक द्वारा चलाए गए? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। चांदी का टका और तांबा का जीतल नामक सिक्के किस शासक ने चलाए? तो आंसर हो जाता है दोस्तों आपका क्या? इल्तुतमिश। क्या हो जाता है दोस्तों? इल्तुतमिश। तो दोस्तों जैसे ही ऐबक की मृत्यु होती है तो उसका उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों आपका कौन? आराम शाह। कौन बनता है दोस्तों? आराम
शाह आपका उत्तराधिकारी बनते हैं दोस्तों। जैसे ऐबक की मृत्यु होती है तो ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है दोस्तों, जो सिर्फ 8 महीने के लिए ही क्या बनता है दोस्तों, शासक बनता है। और फिर आराम शाह की मृत्यु की हत्या करके दोस्तों आपके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाते हैं। किसकी? आराम शाह की मृत्यु करेंगे इल्तुतमिश और यह गद्दी पर बैठ जाएंगे दोस्तों। कब? 1211 ईस्वी में। तो हमने देखा दोस्तों 1210 में कौन मरता है? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। और 8 महीने तक शासक करेंगे। फिर उसके बाद कौन? आराम शाह। और आराम शाह की मृत्यु करके इल्तुतमिश जी क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके सॉरी, इल्तुतमिश जो होता है दोस्तों गद्दी पर बैठ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये बहुत ही बार पूछा गया है, तुर्कान ए चहलगामी। तो दोस्तों तुर्कान ए चहलगामी 40 सरदारों की समिति को बोला जाता था दोस्तों। क्या होता था? 40 सरदारों की समिति को तुर्कान ए चहलगामी नाम दिया गया था दोस्तों। और इसकी स्थापना करते हैं हमारे कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश क्या करते हैं दोस्तों? इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया कि चांदी का टका और तांबा का जीतल नामक सिक्के भी कौन चलाते हैं? इल्तुतमिश। और हमने देखा दोस्तों कुतुब मीनार की नींव रखने वाला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराएंगे कौन? अपने इल्तुतमिश। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराते हैं और वो हो जाती है आपकी कहाँ पर? दिल्ली में। कुवत उल इस्लाम मस्जिद के अगर निर्माणकर्ता के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएंगे हमारे कौन? ऐबक। कौन हो जाएंगे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद स्थित कहाँ है? तो दिल्ली। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, दोनों का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की नींव, तो कुतुब मीनार की नींव भी किसने रखा था दोस्तों? तो कुतुब मीनार की नींव रखने वाला शासक भी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ स्थित हो जाता है? ये हो जाएंगे हमारे कहाँ? अजमेर में। कहाँ दोस्तों? अजमेर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण किस शासक द्वारा कराया गया? तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पूर्ण की बात की गई है। कुतुब मीनार निर्माण कार्य को पूर्ण कराने वाले शासक का नाम पूछा गया है और वो हो जाएंगे हमारे इल्तुतमिश। अगर पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो वो हो जाएंगे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों एकता, एकता से समझ में आ रहा है दोस्तों, आप नाम से कर सकते हो एकता। ई फॉर एकता और री फॉर इल्तुतमिश। तो इक्तादारी प्रथा की निर्माण किसने करी थी दोस्तों? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने क्या करा? कुतुब निर्माण निर्माण कार्य को पूर्ण करा। और तुर्का ने चहलगामी की स्थापना भी किसने करी है दोस्तों? वो भी किसने करी है? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने दोस्तों आराम शाह की हत्या करके 1211 में ये क्या करते हैं? गद्दी पर बैठ जाते हैं। किस शासक के बारे में कहा जाता है कि वह टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बहुत ही बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला शासक कौन था? तो वो हो जाएंगे आपके कौन? नासिरुद्दीन महमूद। कौन हो जाते हैं दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद का दामाद होता है दोस्त कौन? बलबन। कौन होता है दोस्तों? बलबन नासिरुद्दीन महमूद का दामाद बनता है दोस्तों, जो आगे चलकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम महिला शासिका की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो थी रजिया सुल्ताना, जो इल्तुतमिश की पुत्री हो जाती हैं। कौन? रजिया सुल्ताना, जो प्रथम महिला शासिका बन जाती हैं दोस्तों। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? अगर हम बात करें बलबन के वास्तविक नाम की, तो दोस्तों अगर गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश में बलबन एक महत्वपूर्ण शासक बन जाता है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें बलबन की, तो बलबन का वास्तविक नाम हो जाता है बहाउद्दीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक द्वारा कराई गई? तो दोस्तों सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने कराया? बलबन ने कराया दोस्तों। और यह नासिरुद्दीन महमूद का क्या हो जाता है? दामाद। क्या हो जाता है दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद का दामाद हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किस शासक द्वारा कराई गई? तो नवरोज त्योहार की शुरुआत भी कौन कराएंगे? हमारे बलबन साहब। लौह एवं रक्त की नीति, दोस्तों ये लोग नहीं होगा, ये होगा आपका लौह। क्या है दोस्तों? लौह एवं रक्त की नीति किस शासक द्वारा अपनाई गई थी? तो ये भी हो जाएंगे आपके कौन? बलबन। बलबन को उलूग खां की उपाधि किस शासक द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों बलबन को उलूग खां की उपाधि देने वाले उनके ससुर थे कौन? नासिरुद्दीन महमूद। कौन हो जाते दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अगर हम बात करें गुलाम वंश के अंतिम शासक की, तो वो हो जाते हैं सामुद्दीन कैमूर। और प्रथम शासक की बात करें तो वो हो जाएंगे हमारे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाते हैं दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब हमारे प्रथम शासक हो जाते हैं। अंतिम हो जाएंगे सामुद्दीन कैमूर। आगे बढ़ेंगे। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में किस वंश का उदय होता है? तो बात करें दोस्तों गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का उदय होता है। हमने देखा दोस्तों तुर्कान ए चहलगामी, और उसकी स्थापना करी थी किसने? इल्तुतमिश ने। और तुर्कान ए चहलगामी की जो विनाश करेगा दोस्तों, जो अंत करेगा, वो हो जाएंगे आपके कौन? बलबन। तो दोस्तों ये थे आपके गुलाम वंश से
महत्वपूर्ण प्रश्न जो गुलाम वंश से बार बार दोस्तों रिपीट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो हम आपके लिए सीरीज़ चला रहे हैं दोस्तों वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।